आदेश को अपनी परिस्थितियां दिखाते हुए, वर्तमान परिस्थितियां दिखाते हुए आप इसको ऑर्डर को कैंसिलेशन में डाल सकते हैं। डीवी के केस में अगर कोई पक्षी आदेश हो जाता है और किसी भी तरीके का अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसको इसकी परिस्थितियां दिखाते हुए डीवी सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के तहत में आप उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्राफ्टिंग के आधार पर ही केस चलता है। और अगर आप नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा अपने वीडियो बनाता रहता हूं और हमेशा ही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हर वो जानकारी मिले जिससे कि आप लोग अपना बचाव कर सकें। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर सीआरपीसी 125 यानी भरण पोषण से बचाव के संबंध में बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर आपके खिलाफ में अगर गलत तरीके से कोई आदेश हो जाता है, गलत तरीके से कार्रवाई होती है, गलत तरीके से समनिंग होती है, तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बनाया हुआ है, मैंने डाइवोर्स के बारे में भी बनाया हुआ है, मैंने 498 है दहेज प्रताड़ना के केस के संबंध में भी बनाया हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं और प्रैक्टिकल जानकारी के आधार पर मैं अपने वीडियो बनाता हूं और कोशिश ये करता हूं कि आपके पास में हर वो जानकारी हो जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें। अगर आपके साथ में भी अगर फर्जी केस हुए हैं, फर्जी मुकदमों की केसबंदी में आपको फंसाया गया है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपके मामले चल रहे हैं, ताकि कि आसानी हो और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर सकें और आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या का समाधान करें और वीडियो बना सकें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि ये बात मैं 99.9% गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीजें मैं आपको अपने वीडियो में जो बताता हूं वो आपकी फाइल, आपके केस के आधार पर, आपकी प्रोसीडिंग के आधार पर आपके बचाव के लिए बताता हूं। और ऐसी जानकारी आपको शायद कोई नहीं देगा, इतनी बारीकी आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप सही तरीके से अगर केस को लड़ोगे, केस को अगर डिफेंस के साथ साथ अगर अटैकिंग मोड में भी अगर काम करोगे और आपकी अगर ड्राफ्टिंग अगर आपकी मजबूत होगी तो आप हर मुकदमे को आसानी से जीत सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो पत्नियां हैं, जो महिलाओं के फेवर में जो कानून बनाए गए हैं, जैसे पत्नियों की बात ले लेते हैं, पत्नियों के फेवर में जो कानून बनाए गए हैं, जैसे सीआरपीसी 125 भरण पोषण हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया और 498 ए हो गया और इस तरीके के जो केसेस हैं, और डाइवोर्स हो गया, सेक्शन 9 हो गया, जिस तरीके से उनको अधिकार मिले हुए हैं उनको ये लगता है कि उनके बोलने मात्र से पूरा मुकदमा चल जाएगा। और ऐसा होता भी है, मैकेनिकल मैनर में, सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है। पुरुषों के खिलाफ में आदेश पारित किए जाते हैं और आदेश होते भी हैं, और ये तब होते हैं जब हम अपनी कार्रवाई है ना, अपना डिफेंस है ना, अपनी आपत्तियां जो है ना, हम सही तरीके से नहीं रख पाते। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग हर वो बारीकी समझें, हर वो बारीकी जानें जिससे कि आपको फायदा हो सके। अगर आप लोगों को वीडियो समझने में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने रखा हुआ है, ये केवल जनरल टॉक के लिए है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मेरे पास कागज भेज देते हैं अपने, बहुत समस्या होती है कागजों को पढ़ने के लिए और स्टडी करने के लिए मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए होता है। जैसे टाइम मिलता है तो मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अदालत में जो झूठ बोला गया है उसके खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं, और इसकी प्रोसीडिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है, पति पक्ष को बचाव का मौका दिया गया है या नहीं दिया गया है, आदेश जो किए गए हैं वो गलत तरीके से किया गया है या सही हुआ है, आखिर में इस आदेश में क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट है, ये सारी चीजें जो है ना वो केस स्टडी करने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन आप लोग जो फोन कॉल्स वगैरह हमें करते हो, डायरेक्ट फोन कॉल्स करते हो, तो हमें काफी सी असुविधाएं जैसी होती है और हम बहुत लोगों के कॉल नहीं उठा पाते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्ट कॉल ना करें।
मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कॉलों से बचता हूँ, कुछ पर्सनल लाइफ हमारी भी रहने दो। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के कॉल आते रहते हैं, मजबूरन हमें आपकी कॉल को हमें ब्लॉक करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक प्रोसीजर अपना रखा है। आप लोग अगर हमसे प्रोसीजर पूछ रहे हैं तो आप लोग भी प्रोसीजर से चलो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है, उसमें आप 500 रुपये पे करके 15 मिनट के लिए, जो मैं 15 मिनट का जो बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ एक मार्क है। ये लोगों से आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बातचीत हो जाती है, और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर मैं 24 लोगों की अगर कॉल उठा के अगर मैं बातचीत करने लगा तो बाकी की चीजें जो है ना वो छूट जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया, 125 सीआरपीसी का फाइल कर दिया। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ में HMA 24, अगर आपने तलाक फाइल किया या सेक्शन 9 फाइल किया, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 के तहत में अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल किया, तो आपकी पत्नी ने आगे हिंदू मैरिज एक्ट 24 का एप्लीकेशन मूव कर दिया, एक मुश्त रकम की मांग करने लगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 24, CRPC 125, डोमेस्टिक वायलेंस, ये तीनों एक्ट जो है ना, ये तीनों कानून जो है वो अलग अलग है। प्रोसीजर ये कहता है कि तीनों कानूनों में अलग अलग मेंटेनेंस बनना चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सेक्शन 12 आप पढ़ोगे, उसमें एक सेटअप शब्द का यूज किया गया है। और न्यायालय जो है उसको देखना होगा कि जैसे सपोज आपका डोमेस्टिक वायलेंस में 5,000 रुपये बन गया, आपका CRPC 125 में 4,000 बन गया, और हिंदू मैरिज एक्ट 24 में अगर आपका 3,000 बन गया, तो सेटअप शब्द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि सारा सब कुछ मिला के जो सबसे ज्यादा जो अमाउंट होगा उसको दिया जाएगा। अब इसी बात पे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बहस छिड़ी हुई है। अगर पति की इनकम अगर सपोज 50,000 रुपए है और पत्नी को उसमें से 20,000 रुपए मेंटेनेंस मिल गया 125 में, और DV में वो अलग से मेंटेनेंस मांग रही, हिंदू मैरिज एक्ट 24 में वो अलग से मेंटेनेंस मांग रही, तो ये तो पति के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। तो इस पे बहुत बहस छिड़ी हुई है। और ये जो तीनों कानूनों के तहत में, क्योंकि रिलीफ एक ही कानून के तहत में दिया जाना चाहिए सही में, क्योंकि ऐसा भी कोई रिलीफ ना हो कि पति के ऊपर कोई बर्डन बन जाए और पति की जान जोखिम में आ जाए। क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, मानते हैं कि पत्नी है, लेकिन उसको कॉज देना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि CRPC 125 में एक पक्षी आदेश हो गया, हमें सुना नहीं गया। तो जब एक पक्षी आदेश हो गया, उसने देखा कि एक पक्षी आदेश हो जाते हैं, पैसा मिलना हमें शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। फाइनल डिस्पोजल जब होगा तब होगा। और जब फाइनल डिस्पोजल के लिए जो बाद पत्र, जो 125 के जो बाद पत्र होता है ना, उसमें लिखा जाता है प्रार्थना पत्र की तिथि से अब तक निस्तारण होने तक दिलाया जाए मेंटेनेंस, तो उसको कोई टेंशन नहीं रहती। वो सोचती है कि मेंटेनेंस तो हमें मिल ही रहा है, इंटरम का आदेश हो ही गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए? इसलिए ये लोग क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पति की इनकम जो है वो बढ़ा के बता देती है, और पति के नाम जो संपत्ति नहीं होती है, चाहे उसके पिताजी के नाम हो, इसकी माँ के नाम हो, उसको भी इन्वॉल्व कर देती है ये लोग, सारा सब कुछ पति का बता देती है। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, आप इनको पकड़ सकते हैं, इनको इनकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं, और झूठा स्टेटमेंट देना, झूठा एफिडेविट दाखिल करना, सही सही तथ्यों को छिपाकर, ठीक है, गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा फाइल करना, बेईमानी की नियत से न्यायालय में मुकदमा दायर करना, क्षति पहुंचाने के आशय से धन प्राप्ति वास्ते अपराध करना, इस तरीके के जो क्राइम हैं वो आप अपनी पत्नी के खिलाफ में यूज कर सकते हैं। कैसे करने होंगे ये हम आपको इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट आया है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ उसमें बहुत तरीके से बहुत सारे ऐसे लूज फॉल्स किए जाते हैं जब वो दाखिल किया जाता है, जो साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कंटेंट है। मैं बता दूं कि आपकी निचली अदालत में अगर आपका केस चल रहा है और वहां पे एफिडेविट अगर दायर किया गया है और वहां पे कंटेम्प्ट किया गया है, तो इसकी जो टेरिटरी जुडिक्शन पावर जो है वो हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए करेगा। नीचे अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट में संतुष्टि भेजी जाए कि भैया इन्होंने ऐसे कंटेम्प्ट किया है, वहां से आपके पास नोटिस आएगा आपकी पत्नी के नाम से, और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी आप चला सकते हैं। कंटेम्प्ट कैसे होगा, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूं जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के संबंध में है, वो चाहे फॉर्मेट के संबंध में हो, वो चाहे फॉर्मेट एफिडेविट दाखिला करने के संबंध में हो, चाहे वो झूठ बोला गया है उसके संबंध में हो। बहुत से केसेस में
देखा गया है कि घरेलू हिंसा के केस में कोई अगर आदेश हो जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या करते हैं कि 31 के तहत में ये लोग वसूली के लिए जारी करते हैं, जबकि 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए लागू होता है, ना कि रिकवरी के लिए। और डीवी एक्ट सेक्शन 23 का इंटरम के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन की होती हैं कि आप कौन कौन से सेक्शन में आप रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन जब प्रार्थना पत्र न्यायालय में जब दाखिल किया जाता है तो उसमें धनी अनुतोष मांगा जाता है, जिसको इंटरिम बोला जाता है। लेकिन उसमें यह स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि किस धारा के अंतर्गत, जो धाराओं के तहत में आपने रिलीफ मांगा है वो किस धारा के अंतर्गत आप रिलीफ चाहते हैं। तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये हो जाता है। अगर इस तरीके के एफिडेविट अगर आपकी पत्नी ने अगर न्यायालय में दाखिल किए हैं, आपकी पत्नी ने अगर सीआरपीसी 125 में अगर झूठ बोला है, गलत तरीके से कोई साक्ष्य नहीं मंगाया है, कोई साक्ष्य लगाया नहीं है, गलत तरीके से अगर उसने दहेज की लिस्ट बना के अगर लगा दी है, एक 25 साइन है, तो आप उसके दहेज की लिस्ट की भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के आप वो क्या बोलते हैं उसको कूटरचित दस्तावेज बताकर आप उसके खिलाफ में अपराध गठित कर सकते हैं, उसके खिलाफ में अभियोजन चला सकते हैं, उसके खिलाफ में मुकदमा चला सकते हैं कि इसने ये जो लिस्ट बनाई है वो फर्जी बनाई है, कूटरचित दस्तावेज है और इसके आधार पर ये धोखाधड़ी करके हमसे ये सामान वसूलना चाहती है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो हम आपको बताने चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले सीआरपीसी 125 के केस में आपको ये देखना है कि आपको सम्मन कैसे हुआ है, आपको बचाव का मौका दिया गया है नहीं दिया गया। इंटरिम का अगर कोई प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है तो इंटरिम के प्रार्थना पत्र में आपको बचाव का मौका दिया गया है नहीं दिया गया। अगर कोई एक 25 साल शपथ पत्र अगर प्रेषित किया गया है तो उस एक 25 साल शपथ पत्र पे आपने कोई आपत्ति दी है या नहीं दी है, क्योंकि एक 25 साल शपथ पत्र जो है ना वो औपचारिक साक्ष्य है। जब तक आप इस पे आपत्ति नहीं दोगे और जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा आपत्ति का, तब तक इसको साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सीआरपीसी 125 के केस में अदालत क्या करती है कि 25 शपथ पत्र लेने के बाद उसके मौखिक बयान के रूप में उसके PW1 के बयान जो है ना उसको प्रशिक्षित करा लेती है और उनको सत्य मानते हुए उसके चीजों को। लेकिन आप देखना कि जो PW1 के जो बयान उसने दिए हैं और जो उसने एक 25 साल शपथ पत्र दिया है, दोनों कॉन्ट्राडक्टरी होते हैं। इस लिहाज से ये चीजें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपका सीआरपीसी 125 का जो आदेश है टेक्निकल फॉल्ट में चला जाता है और गलत आदेश पारित हो जाता है, क्योंकि एक 25 साल शपथ पत्र जो है वो बाद पत्र के कथनों के पर आधारित होता है और जो PW1 के जो बयान है उसमें हमेशा कॉन्ट्राडक्टरी आपको मिलेगी। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जो जज महोदय क्या करते हैं, मौखिक साक्ष्य फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत में मौखिक साक्ष्य और औपचारिक साक्ष्य दोनों की अलग अलग परिभाषा है, दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। मौखिक साक्ष्य में PW1 के बयान आते हैं जो आपकी पत्नी बयान देती है अदालत में, और औपचारिक साक्ष्य में एक 25 साल शपथ पत्र आता है। दोनों बयानों के आधार पर अदालत उसके एक 25 साल शपथ पत्र को सत्य मानते हुए आपके खिलाफ में एक 25 आदेश पारित कर देती है, जो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है। अगर एक 25 साल शपथ पत्र अगर इस तरीके का अगर दिया जा रहा है तो उसमें आप अपनी ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। आपत्ति कैसे देनी है, उसमें आपको अपनी कहानी नहीं लिखनी है, जो उसने एफिडेविट जो दिया है उसको, उसके तथ्यों को आपको खंडन करना है। उसके बाद अगर कोई आदेश आपके खिलाफ अगर हो जाता है तो उन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर आप उस आदेश को कैंसिलेशन कराने के लिए सीआरपीसी 127(2) के प्रोविजन में आप जा सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी 127 में 2-3 क्लाउज हैं। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट क्लाउज में ये है कि अगर आपके खिलाफ में अगर 10,000 का मेंटेनेंस बंधा है तो आपकी पत्नी 127(1) के तहत में ना 15,000 बढ़ाने चली जा रही है या 8,000 करने जा रही है। परिस्थितियां बदल गई, जैसे आज आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और कल आपकी 20,000 हो जाती है, तो आपकी पत्नी जो है ना 127(1) का प्रार्थना पत्र दे सकती है। इसी तरीके से अगर आपकी परिस्थितियां अगर बदल रही हैं और इसमें न्यायालय ने कोई आदेश कर दिया है तो उस आदेश को कैंसिल कराने के लिए परिस्थितियों को दिखाते हुए, है ना, अपनी कंडीशन को दिखाते हुए आप इस आदेश को कैंसिलेशन कराने के लिए उसी अदालत में जा सकते हैं। तीसरा क्लाउज ऐसा ही है, अगर दोनों का अगर समझौता हो जाता है या दोनों लोग का तलाक हो जाता है और एक सीआरपीसी 125 का आदेश हुआ होता है तो दोनों अपनी सहमति से उस मेंटेनेंस को बंद कर सकते हैं, उस आदेश को रद्द करा सकते हैं। तो यहाँ पे सीआरपीसी 127(2) के तहत में ना आप उस आदेश को अपनी परिस्थितियां दिखाते हुए
वर्तमान परिस्थितियां दिखाते हुए आप इसको ऑर्डर को कैंसिलेशन में डाल सकते हैं। डीवी के केस में अगर कोई पक्षी आदेश हो जाता है और किसी भी तरीके का अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसको इसकी परिस्थितियां दिखाते हुए डीवी सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के तहत में आप उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्राफ्टिंग के आधार पर ही केस चलता है। और अगर आप गलत तरीके से अगर ड्राफ्टिंग करेंगे, गलत तरीके से चीजों को तोड़ मोड़ के रखेंगे, अपनी कहानियां लिखेंगे, टेक्निकल, मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, मैंने देखा जो प्रार्थना पत्र मैं जिस तरीके से बताता हूँ तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है कि यार लोग कहीं ऐसा ना हो कि गलत इसका उपयोग कर लें, गलत तरीके से ही सब लिखने लगे। देखो मेरा सीधा सा फंडा है, अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से ही ड्राफ्टिंग करता हूँ, अपने हिसाब से ही काम करता हूँ। अगर आपको उचित लगता है तो आप लोग ड्राफ्टिंग हमसे करवा सकते हैं, हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमारी ड्राफ्टिंग की फीस है थोड़ी सी महंगी है, अगर हाँ, और सिंपल सी बात है, हम पैसा लेते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे वरना अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहता हूँ तो मैं भी शौक से वीडियो बना ले रहा हूँ, सब बना रहे हैं तो मैं भी बना रहा हूँ, ऐसे समझ के आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लेना, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और अगर मेरी बात अगर सही हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे दिए हुए नंबर पे नीचे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं, हमारा वीडियो अगर आपके समझ में आया है, आप अपना बचाव करना चाहते हैं और चीजों को समझना चाहते हैं और सही तरीके से तमीज सिखाना चाहते हैं अपनी पत्नी को और झूठे मुकदमों से बचना चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें ताकि कि आपको चीजें समझने में आसानी हो। धन्यवाद।